गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑन जनरल स्टडी प्रेपरेशन। मैं अजय कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी प्रेपरेशन पे। और दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी हम टेंसेस को पढ़ रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि टेंसेस में आपके वीकनेस है या आपको लगता है कि आप टेंसेस को अभी तक क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो उसके लिए आपको ये हमारा पूरा का पूरा प्ले लिस्ट देखना चाहिए। ठीक है, प्ले लिस्ट आपको जनरल स्टडी प्रेपरेशन के यूट्यूब चैनल पर बेसिक टू एडवांस लेवल ऑफ इंग्लिश के नाम से मिलेगा। तो उसको आप ज़रूर देखें और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट। हमने अब आज से हम क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर को पढ़ेंगे। आज से पहले हमने पास्ट को पढ़ लिया है, प्रेजेंट को पढ़ लिया। प्रेजेंट का 4 फॉर्म है। ठीक है, कार्यों के अनुसार हम 4 तरह से टेंसेस को बांटते हैं। जैसे कि अगर मैं फ्यूचर की भी बात करूं तो फ्यूचर को हम 4 तरह से ही पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला फ्यूचर का मतलब है कि मैं अगर फ्यूचर की इंडेफिनिट की बात करूं, इंडेफिनिट ऐसे वाक्य होते हैं जो कि आपके नज़दीक, ठीक है, नज़दीक फ्यूचर में या नियर फ्यूचर में काम के पूरा होने की बात करे दैट इज इंडेफिनिट। यानी कि आपके निकटतम भविष्य में जो आप काम को पूरा कर लेंगे या पूरा होने की या उसको फिनिश करने की बात की जाए तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगा। जैसे मैं आपको सेंटेंस के तौर पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप ऐसे एग्जांपल बना सकते हैं कि मैं शिमला जाऊंगा, मैं खाना बनाऊंगा, मैं अच्छी से पढ़ाई करूंगा, या वह मेरे साथ आएगा या वह मेरे साथ रहेगा, वो मुझसे बात करेगा। तो ये देखिए, करेगा या रहेगा, खाएगा, पिएगा, इस तरह के वाक्य जब भी आते हैं तो इसमें हमें क्या लगता है कि भाई आने वाले समय में, भविष्य में मैं किसी काम को पूरा कर दूंगा। तो इंडेफिनिट में मोस्टली ऐसे ही वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कॉन्टिन्यूस की, तो कॉन्टिन्यूस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, कॉन्टिन्यूस में हम लगातार हो रहे कार्यों की बात करते हैं। लेकिन जब हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में हम भविष्य में हो रहे कार्यों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैं बोलूँगा कि मैं कल शाम को 5 बजे आपका इंतज़ार कर रहा हूँगा। ठीक है, इसका मतलब है कि भाई मैं 5 बजे भी कल आपका इंतज़ार कर रहा हूँगा। तो इसमें कॉन्टिन्यूस आ गया कि भाई मैं आपका इंतज़ार में 5 बजे तक भी बैठा रहूँगा। ठीक है, और इसके बाद आता है परफेक्ट। जब हम परफेक्ट की बात करते हैं तो परफेक्ट का मतलब है कि कार्य का संपन्न होना और पूरी तरह से संपन्न होना। ठीक है, इसमें परफेक्ट को मैंने आपको बहुत डिटेल में पहले भी पढ़ा दिया है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि जब हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो परफेक्ट में सभी कार्यों, आप चाहे प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर है, तीनों ही फॉर्म में ये कंप्लीट एक्शन को शो करते हैं। जहाँ पे आपके कार्य संपूर्ण हो जाते हैं उनको हम परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। जैसे कि अगर मैं फ्यूचर परफेक्ट की बात करूँगा तो फ्यूचर परफेक्ट में हम ऐसे वाक्यों को लिखते हैं जिनका संबंध होता है नियर फ्यूचर में कंप्लीट होने से। जैसे मैं अगर बोलूं कि मैं आपको अगले हफ्ते तक इंग्लिश पढ़ा चुका हूँगा, ठीक है, यानी कि मैं अगले हफ्ते तक आपको इंग्लिश का पूरा पार्ट कंप्लीट कर चुका हूँगा। तो ऐसे वाक्यों को आप किस में लिखेंगे, परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी हमारे पास ऐसे काम होते हैं जो कि कुछ हद तक तो पूरे हो जाते हैं लेकिन कुछ काम उसका बाकी रहता है। यानी कि नियर फ्यूचर में आप उसको जारी भी रखेंगे और उसका कुछ पार्ट आप फिनिश भी कर चुके होंगे। तो ऐसे वाक्यों को आप किस में लिखेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखेंगे। तो ये आपके 4 टाइप ऑफ एक्शन है। ठीक है, यानी कि आप काम के आधार पर टेंसेस को 4 भागों में बांट सकते हैं कि आप किस किस तरह से काम को अंतिम स्वरूप देंगे। इसी तरह से हमने इसको पास्ट में भी पढ़ा था, प्रेजेंट में भी पढ़ा था, प्रेजेंट का भी इंडेफिनिट पढ़ा था, कॉन्टिन्यूस पढ़ा था, परफेक्ट पढ़ा था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ा था। तो ये इसको पढ़ने के बाद हमें क्या पता चलता है कि हमें पता चलता है कि हमारे कार्य 4 तरह से डिवाइडेड है। और अगर आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की, फ्यूचर इंडेफिनिट को हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, कि भाई फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बता दिया कि भाई फ्यूचर इंडेफिनिट में हम ऐसे कार्य को लेते हैं जो कि नियर फ्यूचर में आपके फिनिश हो गए। जैसे कि मैं अगर लिखूँ यहाँ पे, वह शिमला जाएगा, या तुम खाना खाओगे, इस तरह के वाक्यों को अगर आप लिख रहे हैं तो इसका जब आप ट्रांसलेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब जो हमारा रूल है, ठीक है, रूल हम देख लेते हैं इसका क्या रूल रहता है।
जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो रूल के लिए आपको सबसे पहले तो इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, जो कि आपकी रहेगी विल और शैल। विल और शैल आपकी क्या इसमें एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की जाएगी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, इतना जैसा इसका रूल है। इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी। जब आप फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर में आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, एक्सेप्ट अगर आप परफेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी हर पॉइंट ऑफ व्यू में आपके विल का इस्तेमाल आप ही, शी, इट के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? ही, शी, इट के साथ आप विल का इस्तेमाल करेंगे। और जो शेल है वो आई और वी के साथ शेल का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है वो आप यहाँ पे नोट कर दीजिए कि अगर आप शेल का इस्तेमाल किसके साथ कर रहे हैं? ही, शी, इट के साथ अगर आप शेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, या यू, वी, एंड दे, ठीक है, दे के साथ, ही, शी, इट, यू, दे के साथ अगर शेल का आप यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि या तो आप इसमें किसी प्रॉमिस को शो कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे वाक्यों में आप किसी प्रॉमिस के करने की बात कर रहे हैं, यानी कि आप कोई वादा कर रहे हैं, ठीक है। और या तो आप कोई थ्रेट पैदा कर रहे हैं, या तीसरा आप डिटर्मिनेशन शो कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं उसके प्रति आप डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं। 3 तरह से आप शेल का इस्तेमाल करेंगे अगर आप थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ इसको लगाएंगे। कौन से? ही, शी, इट, यू और दे के साथ। ये आप ध्यान रखिए, बहुत ही समझने वाली बात है कि अगर आपने ही, शी, इट के साथ शेल का इस्तेमाल किया तो इसका क्या तात्पर्य है। आपको इतना तो स्कूल कॉलेज में बताया है कि भाई आप आई और वी के साथ शेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसके अलावा अगर आपने दूसरे सब्जेक्ट के साथ इसका इस्तेमाल किया तो वो नहीं बताया गया था आपको। वो हम बता रहे हैं आपको कि भाई उसके साथ अगर आप शेल लगाएंगे तो आप जो सेंटेंस बनाएंगे उसमें या तो आप किसी वादे की बात कर रहे हैं, या आप किसी थ्रेट यानी कि किसी धमकी की बात कर रहे हैं, या खतरे की बात कर रहे हैं, या डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखेंगे, अभी मैं इसको बनाऊंगा, ठीक है, ये मैंने छोड़े नहीं है, दोनों सेंटेंस इसको बनाऊंगा। अभी मैं प्रॉमिस की बात करूं तो प्रॉमिस के लिए जैसे मैं लिखूंगी वह आपको 100 रुपये देगा, वह आपको 100 रुपये देगा, तो इसका क्या बनेगा? ही शैल गिव यू 100 रुपीज़। हालांकि यहाँ पे आप क्या है, विल लगा सकते थे एज ए हेल्पिंग वर्ब। अगर यहाँ पे विल लगाते तो ये साधारण था, नियर फ्यूचर में जो काम पूरा होना था उसके बारे में बताता। लेकिन अगर आपने यहाँ पे शेल लगाया तो शेल को लगाने से ये वाक्य कैसा बन गया आपका? इस वाक्य ने आपको नियर फ्यूचर में जो बात कही है उसके पूरा होने की प्रॉमिस कर दी, यानी कि गारंटी दे दी कि भाई वह आपको नियर फ्यूचर में 100 रुपया देगा, ठीक है। या थ्रेट की बात है कि कोई आप थ्रेट पैदा करें, या डिटर्मिनेशन की बात आती है कि जैसे यू शैल क्रैक यूपीएससी एग्जाम वेरी सून, ठीक है, कि आप बहुत जल्दी यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर दोगे। तो ये डिटर्मिनेशन की आपकी पढ़ाई से, आपके एफर्ट से मुझे लग रहा है कि आप बहुत जल्दी अपना एग्ज़ाम कंप्लीट कर दोगे, प्रेपरेशन उसकी कंप्लीट कर दोगे। तो उस डिटर्मिनेशन के बारे में भी मैंने यहाँ पे यू शैल से एक्सप्रेस कर दिया। डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस और इसी तरह से थ्रेट के लिए आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो हमने इसके रूल को समझ लिया। रूल में हमने क्या पढ़ा? रूल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी उसके बाद के सेंटेंसेस तो बहुत आसानी से बन जाते हैं। रूल में हमने पढ़ा कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो विल और शैल लगेगी और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा लगेगी। उसके बाद अगर आप विल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो विल आप ही, शी, इट के साथ लगाएंगे, और अगर शैल लगा रहे हैं तो शैल आई और वी इन जनरल सेंटेंसेज में लगाएंगे और साधारण सेंटेंस में लगाएंगे अगर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव की बात करें। लेकिन अगर आप किसी प्रॉमिस, किसी थ्रेट की या किसी डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको शैल का यूज़ ही, शी, इट, यू, दे में करना पड़ेगा। तब जाके आप किसी प्रॉमिस की बात कर सकते हैं, तब जाके आप किसी थ्रेट की बात कर सकते हैं, तभी जाके आप किसी डिटर्मिनेशन की बात कर सकते हैं। तो ये हमने अभी सेंटेंस को समझ लिया, रूल को अच्छी तरह से समझ लिया। अब आती है बात, यहाँ पे मैंने जब लिखा स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस,
सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, अब मैंने ये क्या लिखे यहाँ पे, सिंपल सेंटेंसेस लिखे हैं। सिंपल सेंटेंसेस में क्या करेंगे हम, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस बनाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी आपकी विल और शैल, जो कि हमारे पास साधारणतः हेल्पिंग वर्ब रहती है। विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड्स। ठीक है, सेंटेंस के जो अदर वर्ड्स रहते हैं उसको भी आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे तुम खाना खाओगे, इसमें तुम क्या है, सब्जेक्ट, यानी कि यू इज द सब्जेक्ट। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, विल। ठीक है, यू विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी खाना खाओगे। खाने के लिए हम क्या लिखते हैं, ईट। ठीक है, यू विल ईट फूड। ठीक है, यू विल ईट फूड। ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा। अगर मैंने लिखा कि उसे जाने दो, उसे जाने दो, इसमें कोई सब्जेक्ट तो है नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, लेट हिम गो। लेट हिम गो। अब देखिए, उसे जाने दो, ये भी फ्यूचर के बारे में बता रहा। फ्यूचर में यानी कि जो आप भविष्य में किसी कार्य के होने के बारे में बताए, उसको हम फ्यूचर इंडेफिनेट में रखेंगे और भविष्य में पूरा होने की बात कर रहा हो। अब देखिए इसमें क्या, लेट हिम गो, उसे जाने दीजिए, यानी जाने देने का मतलब है कि अगर आपने अभी उसको रोका है तो उसको छोड़ दीजिए। तो छोड़ने का मतलब है कि जो आपका एक्शन है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो फिनिश होने की बात करता है। इंडेफिनेट किसकी बात करता है, फिनिश होने की बात करता है, एक्शन की नियर फ्यूचर में। ठीक है, जो आप एक्शन कर रहे हैं वो नियर फ्यूचर में यानी कि नज़दीकी भविष्य में पूरा होने की बात की जाती है। तो सिंपल सेंटेंस हमने बना लिया। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। उसके बाद हम इसमें अब नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करेंगे। सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, आपके पास सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आपकी जो रहेगी वो विल और शैल रहेगी। उसमें आपको नॉट भी इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। ये आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस रहेगा। इसमें अब सब्जेक्ट के तौर पे हमने समझ लिया कि सब्जेक्ट इसमें किस तरह से आएगा, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना पड़ेगा। जो आपका सब्जेक्ट होगा उसमें वही हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी पड़ेगी जो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। मैंने बता दिया कि इसमें दो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। जब दो हेल्पिंग वर्ब है तो डेफिनेटली उसको अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ही यूज़ करना पड़ेगा। मैंने यहाँ लिखा कि वह तुमसे बात नहीं करेगी, वो तुमसे बात नहीं करेगी। तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, शी विल नॉट टॉक टू यू। शी विल नॉट टॉक टू यू। अभी इसी में हम देखें तो दूसरा सेंटेंस मैं बना सकता हूं कि तुम होमवर्क नहीं करोगे, तुम होमवर्क नहीं करोगे। तो इसका बनेगा यू विल नॉट डू होमवर्क। अगर यहाँ लिखा होता कि तुम अपना, अगर मैं यहाँ पे अपना लिख लेता तो यहाँ आ जाता यू विल नॉट डू योर। डू के बाद आप यहाँ पे योर लिखते, यू विल नॉट डू योर होमवर्क, तब जाके ये ऐसे बनता। अदरवाइज अगर हमने सिंपल लिखा है तो सिंपल ही रहेगा, तुम होमवर्क नहीं करोगे, यू वांट टू डू होमवर्क। ये हमने बनाया नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। अब बनाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव में क्या रहेगा, आपके पास जो सब्जेक्ट है उससे पहले आपके पास हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। जो ये हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हैं तो इसको हम यहाँ से पीछे वाला रूल हटा देंगे। अब नेक्स्ट रूल लिखेंगे हम। ठीक है, इसमें आएगा विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड्स। ठीक है, अभी इसमें देखिए, इसमें अगर बनाना है आपको नेगेटिव बनाना है तो यहाँ से आप इन्हीं सेंटेंसेस का नेगेटिव बना सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, इससे आप नहीं हटा दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, सवाल, क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्या वो तुमसे बात करेगी। अब यहाँ पे मैंने इंटरोगेट कर दिया
तो इसमें आपको जो सेंटेंस बनेगा तो वो बनेगा विल, ठीक है, क्योंकि शी के साथ हेल्पिंग वर्ब तो विल ही रहेगी। विल शी टॉक टू यू, कैसा बना ये, विल शी टॉक टू यू। और इसी को अगर मैं इस सेंटेंस को इंटेरोगेट करूं तो इसमें नहीं हट जाएगा, ठीक है, यहाँ से नेगेटिव हटा दिए गए और यहाँ पे हम लिख लेंगे सवाल, क्या क्या तुम होमवर्क करोगे, या क्या तुम अपना होमवर्क करोगे। तो इसका बन जाएगा विल यू, ठीक है, विल यू डू योर होमवर्क, विल यू डू योर होमवर्क। तो इस तरह से ये वाक्य भी इंटेरोगेट में आप बना सकते हैं। इन्हीं वाक्यों को आप इंटेरोगेट बना सकते हैं और इन्हीं वाक्यों को आप इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, विल शैल, ठीक है, ये किसके लिए रहेगा आपके पास, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के, ठीक है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपके पास जो स्ट्रक्चर आएगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, यह आएंगे आपके पास। इसके बाद आप देखेंगे कोई भी सेंटेंस लिखिए, क्या रमेश आपकी मदद नहीं करेगा, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे विल रमेश नॉट हेल्प यू, विल रमेश नॉट हेल्प यू, या वॉन्ट रमेश हेल्प यू। विल नॉट को आप कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। या इसका ही अगर देखेंगे, क्या तुम अपना काम नहीं करोगे, विल यू नॉट डू योर होमवर्क। और इसी तरह से विल शी नॉट टॉक टू यू। तो ऐसे आप साधारण सेंटेंसेस बहुत सारे बना सकते हैं। तो हमने आज फ्यूचर इंडेफिनेट को समझ लिया है अच्छी तरह से कि भाई फ्यूचर इंडेफिनेट में, ठीक है, आप कैसे कैसे वाक्य बना सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूस कल, और कल का इंतज़ार करिए। तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर कोई आपका डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। थैंक्स टू अटेंड दिस क्लास।